हेलो फ्रेंड। देखिए, आज हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग आपके साथ जीएसटी की 5वीं वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताएंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई है क्या, इसका यूज क्या है और कुछ मिसलेनियस प्रोविजन। जैसे अब तक हमने अपनी 4 क्लासेस कर ली, जिसमें हमने पहली क्लास में जीएसटी का इंट्रोडक्शन, दूसरी में जीएसटी की हिस्ट्री प्लस मिसलेनियस प्रोविजन, तीसरी में जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, और उसके बाद अपनी लास्ट क्लास में हमने आपको जीएसटी में टैक्स रेट, टैक्स आइटम के बारे में डिस्कस करा। वहां पर हमने एक्सपोर्ट ही बताया था। और आज हम आपके साथ एक नया प्रोविजन लेके आए जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप इस कोर्स को अच्छे से करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें आपको गिवन है टाइम ऑफ सप्लाई। सर, सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई है क्या और इसका मेन पर्पस क्या है? अगर मैं एक एग्जांपल से बोलूं तो लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई मींस टाइम ऑफ डेट ऑन विच द चार्जिंग इवेंट हैज ऑकर और टैक्सेबल इवेंट हैज हैपन। कह रहा है टाइम ऑफ सप्लाई वो है जब आपका कोई टैक्सेबल इवेंट अकर होता है या फिर हैपन होता है। ठीक है, दूसरा कहता है इट इज द इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटीज। ये क्या है? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में हमें मदद करता है। सर, एक एग्जांपल बता सकते हैं कैसे मदद करता है? अगर आप लोग किसी की टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाते तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम अप्रैल में कोई माल बेचते हैं तो उसका टैक्स कब देते हैं? नेक्स्ट मंथ ऑफ 10 को देते हैं। ठीक है, अप्रैल में माल बेचा तो कब टैक्स देंगे? मई में। मई में माल बेचा तो कब टैक्स देंगे? जून में। जून में माल बेचा तो जुलाई में देंगे, ऐसे देंगे ना। लेकिन अगर किसी बंदे ने 28 अप्रैल को माल बेचा, लेकिन उसने डेट को मैनिपुलेट कर दिया और डेट को 1/5/2020 रख दिया। अब मुझे बताओ, अगर उसकी टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल होती तो वो टैक्स कब देता? मई में। 10 मई को टैक्स देता नहीं देता? लेकिन अब उसने टाइम ऑफ सप्लाई मई दिखाई है तो वो कब टैक्स देगा? 10 जून को टैक्स देगा। और जब वो 10 जून को गवर्नमेंट को टैक्स देगा तो उसने एक महीने गवर्नमेंट के टैक्स अमाउंट का यूज करा, यूटिलाइज करा और अपने बिजनेस में मल्टीपल करता चला गया। तो आप बताएं ये सही है क्या? सर नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो उस केस में करें क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा हम एक टॉपिक बनाते हैं जो कहता है टाइम ऑफ सप्लाई। अब तुम्हें टैक्स कैलकुलेट करते वक्त ये डिसाइड करना है कि अब ये मेरी टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल होगी या मई। अगर मेरी टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल होगी तो मैं टैक्स कब दूंगा? अप्रैल में दूंगा। और अगर मेरी टाइम ऑफ सप्लाई मई में होगी तो मैं टैक्स जून में दूंगा। ठीक है, अगर अप्रैल में हुई तो मई में, मई हुई तो जून में। लेकिन अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई ही डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आप टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। हो सकता है सामने वाला गवर्नमेंट को हमेशा मूर्ख बनाता रहे। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा हम होने नहीं देंगे, इसलिए हम क्या लिया है? टाइम ऑफ सप्लाई लेके आए। उस समय गवर्नमेंट ने लिखा टाइम ऑफ सप्लाई मींस द टाइम और डेट ऑन विच द चार्जिंग इवेंट हैज occurred or taxable event is happen. It is important to calculate tax liability, taxation point or time when goods have been deemed to be supply or service has been deemed to be provided. जिस दिन तुम किसी को सर्विस गुड्स दो या सर्विस दो, हम ये मान लेंगे कि आपने उसी दिन उसे प्रोवाइड किए और आपकी टाइम ऑफ सप्लाई वही मानी जाएगी। आगे चलें, नेक्स्ट में कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इज टू बी डिटरमाइंड फॉलोइंग। ये चीजें आपको मानी जाएंगी। इस क्वेश्चन में हम ही सीखेंगे, जैसे रेट ऑफ टैक्स, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस सप्लाई, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट point of time when supplier receive the payment और date of receiver of payment। ये सभी टॉपिक आज हम इस क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ लिखा है द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट।
जिस दिन सप्लायर रिसीव करेगा पेमेंट, वही डेट बन जाएगी उसकी पेमेंट की। और द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, जिस दिन उसे रिसीव होनी थी पेमेंट, वो मान लेंगे हम डेट ऑफ पेमेंट। या आप मुझे पैसा दे दो जो समय आपने बताया, या आप पैसा नहीं दोगे तो गवर्नमेंट मान लेगा कि आपको उस दिन पैसा मिल गया। सर कैसे? इधर देखो, इट्स मीन द डेट ऑन विच पेमेंट इज इंटर in his books of account or the date on which the payment is credited to his bank account whichever is earlier। या तो आप अपनी बुक्स में एंट्री कर दो, आपको किसी ने चेक दिया 28 तारीख को, आपने सोचा अगर मैं 28 को एंट्री कर दूंगा तो गवर्नमेंट को मुझे मई में टैक्स देना पड़ेगा। आपने प्लानिंग करी और आपने कहा नहीं, मैं 28 को एंट्री नहीं करूंगा, मैं 1 तारीख को करूंगा। लेकिन बैंक में चेक आपको 28 को जमा हो गया, तो बताओ इन दोनों में पहले कौन है? ठीक है, या तो आप बुक्स में एंट्री कर लो या फिर आपके बैंक में वो क्रेडिट हो जाए, तो जो दोनों में से पहले होगा वही आपकी क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ लिखा हुआ है कि विच एवर इज अर्लियर, या तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर लो, आप एंट्री नहीं करते, गवर्नमेंट को मूर्ख बनाने को सोचते हो, तो उस केस में जब वो आपके बैंक अकाउंट में क्लियर हो जाएगा वही डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी। क्लियर? जो इन दोनों में से पहले हो। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चले तो यहाँ देखो लिखा है द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल बी द अर्लियर ऑफ फॉलोइंग। कह रहा है हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे जो दोनों में से पहले होगा। पहला क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। अब हुआ क्या, तो आप मेरे पास आए 29 तारीख को और आपको पता है कि 30 को मेरा महीना फिनिश हो जाएगा। अब मैंने आपसे 29 तारीख को माल खरीदा, मुझे आपको बिल देना चाहिए था 29 का। मैंने सोचा अगर मैं एक दिन होल्ड कर लूंगा तो मुझे टैक्स मई की जगह जून में देना पड़ेगा और मैं इस टैक्स का बेनिफिट ले लूंगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर तुम बिल काटने जा रहे हो, अगर आपकी 29 तारीख है तो आप उस बिल को 30 तक इश्यू कर दो। यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर or the last date on which is required to issue the invoice with respect of supply। ठीक है, क्या लिखा है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच ही रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। दोबारा समझे, मैंने आपको डेट 29/4/2020 को बिल बनाया, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं एक दिन होल्ड पे कर लूं 1 डे, ठीक है, और 1 मई को माल अपने पास से डिस्पैच करूंगा तो मुझे इसका टैक्स कब देना पड़ेगा? जून में। लेकिन माल मेरे पास से जा चुका था, बस गवर्नमेंट को मूर्ख बनाने के लिए सोचा। गवर्नमेंट ने कहा तू चाहे कितना भी कुछ कर ले, या तो तू उस दिन माल इश्यू कर, उस दिन नहीं करेगा तो उस मंथ की जो लास्ट डेट होगी वही मान लेंगे हमारी तेरी डेट ऑफ इनवॉइस। हम क्या मान लेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस मान लेंगे। समझे? मतलब अगर तुमने किसी को बिल इश्यू करा 20 तारीख को, या उसने 20 तारीख को बिल बना दिया, लेकिन वो इश्यू नहीं कर रहा बिल, उसने माल तो खरीद लिया लेकिन उसे बिल इश्यू करना था, उसने बिल इश्यू नहीं करा। उसने कहा नहीं मैं नेक्स्ट मंथ करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा तू बिल इश्यू कर या मत कर, हम खुद मान लेंगे जो इसकी लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा वही तेरी क्या बन जाएगी? डेट ऑफ इनवॉइस। हम क्या मान लेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस। और तुझे अप्रैल का टैक्स मई में देना पड़ेगा। क्लियर? ये गवर्नमेंट ने बोल दिया। दूसरे पॉइंट में लिखा है डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। या तो आप इनवॉइस या पेमेंट, जो दोनों में से पहले होगा हम वही क्या मान लेंगे? डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ टैक्स की पेमेंट मान लेंगे। यहाँ लिखा है डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। मैंने आपको सप्लाई दी लेकिन बिल नहीं बनाया, आपने मुझे पेमेंट दे दी। मैंने बिल नहीं बनाया लेकिन आपने मुझे पेमेंट कर दी। हुआ क्या, आप मेरे पास
29 तारीख को आए, आपने कहा सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैंने कहा ले जाओ। आपने प्रोडक्ट पी मांगा, मैंने आपको प्रोडक्ट पी दे दिया, लेकिन आपने बिल नहीं लिया और मुझे पेमेंट कर दी। अब मैंने जो बिल इशू करा वो 1/5 को करा, तो अब गवर्नमेंट कहती है कि क्या डेट माने, जिस दिन आपको पैसा मिला वही डेट ऑफ पेमेंट मान लें कि उस दिन आपको टैक्स पे करना है, या फिर डेट ऑफ इनवॉइस। तो गवर्नमेंट ने लिख दिया जो दोनों में से पहले हो, या आप बिल बना दो वो तब टैक्स दे दो, या फिर जब आपको पेमेंट मिल जाए वो हम आपकी क्या मान लेंगे, डेट ऑफ टैक्स, कि उस मंथ आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो मंथ चाहे अप्रैल हो, चाहे मई हो, या फिर जून हो। तो याद रखना, डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर हम गुड्स की बात करें तो लिखा है, अब गुड्स में दो बातें हो सकती हैं। पहली, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और टाइम ऑफ रिमूवल। ठीक है, या तो माल निकलने से पहले बिल इश्यू हो जाए, या फिर एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब आप मेरे पास आए रात को 8 बजे, मेरा शोरूम है, आपने कहा सर एक वॉशिंग मशीन चाहिए, मैंने कहा सर अभी आप बिल ले जाओ, माल मैं कल डिस्पैच करूंगा, मेरा गोडाउन बंद हो चुका है। तो डेट टाइम सप्लाई कब होगी, या तो इनवॉइस या फिर डेट ऑफ या फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स, दो दोनों में से पहले हो। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ गुड बिफोर और टाइम ऑफ रिमूवल। लिखा है बिफोर और टाइम ऑफ रिमूवल, वो क्या मान जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या मान जाएगी वो, टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है। हमेशा याद रखना, जब भी आप माल को डिस्पैच करेंगे, जब भी आप माल को डिस्पैच करेंगे तो उसके साथ जरूर बिल लगाएं, वरना बाद में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं माल ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, बिल 4 दिन बाद लेना, 5 दिन बाद। अगर माल पकड़ा गया ना तो 125% की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा बिल का। तो याद रखना, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और द टाइम ऑफ रिमूवल, या तो आप, ठीक है, गुड्स निकलने से पहले, ठीक है, या फिर एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। दूसरा, नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स। कुछ ऐसे भी तो प्रोडक्ट होंगे जिसका मूवमेंट ही ना हो। जैसे अभी ये देखो, एक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हम ये कैमरा समझ किराए पर खरीद के लाए, ठीक है ना, ये हम कैमरा किराए पर खरीद के लाए, अब 10,000 रुपए से पर मंथ किराया देते, लेकिन 3 महीने बाद हमने उससे कहा यार ये कैमरा तू हमें बेच दे। क्या उसने गुड्स की मूवमेंट करी? अब नहीं सर, अब उसने गुड्स की मूवमेंट तो करी नहीं। उस केस में क्या होगा, तो उसने कहा है बिफोर और द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेड अवेलेबल देयर। या तुम बिफोर और द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेड अवेलेबल, या तो तुम उसे डिलीवरी करवा दो या फिर आप उसे अवेलेबल करा दो। ठीक है, हम उसे क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। तुम जिस दिन उसे अवेलेबल कराओगे, जिस दिन तुम उसे राइट्स दोगे, आज से तुम इसके मालिक हो, तो हम क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, अब वेटर काउंटर से लेकर आपकी प्लेस तक आने तक, क्या वो आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा है? नहीं, वो आपको डिलीवरी दे रहा है या चीजों को अवेलेबल करा रहा है। तो उस समय आपको उसे बिल इश्यू करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने लिखा अगर गुड्स की मूवमेंट होगी तो बिफोर गुड्स डिलीवरी या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है, जो दोनों में से इश्यू हो तब आपको बिल इश्यू करना, या फिर जब आप किसी को कोई चीज अवेलेबल कराओगे, जब आप किसी को कोई चीज अवेलेबल कराओगे तभी आपको अपना बिल इश्यू कर देना है। क्लियर है, दो बातें क्लियर हो गई। यहाँ लिखा है डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यू ऑन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो आपको याद रखना है डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है। गवर्नमेंट ने ये बनाने का लॉजिक था कि मुझे टैक्स कम मिलेगा। अगर ये नहीं बनाते तो तुम लोग प्लानिंग करते, तो गवर्नमेंट ने कहा
इनवॉइस डेट या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन बस ये जरूर याद रखना कि जब भी गुड्स का मूवमेंट हो तो गुड्स की मूवमेंट होने से पहले या गुड्स की मूवमेंट होने वाली है तब आप बिल इशू कर दें। अगर आपका ऐसा केस नहीं है, आप गुड्स को इशू नहीं करते, आप गुड्स को अवेलेबल कराते हो या गुड्स की डिलीवरी करते हो, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर अवेलेबल तब आपको बिल इशू करना चाहिए। इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, ठीक है, सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस। जानते हैं ये अप्रूवल बेसिस क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा जब बच्चों के एग्जाम आते हैं 10th के 12th के बीकॉम के, ठीक है, तो वहां पर ना एक टेनियर आता है या गैस पेपर आते हैं। वो गैस पेपर इतने सारे होते हैं, क्वांटिटी में आते हैं। मैं एक स्टेशनरी वाला हूं, मैंने 500 गैस पेपर खरीद लिए या 500 गवर्नमेंट कुछ बुक खरीद ली। लेकिन क्या आपको लगता है मैं 500 बेच दूंगा? अगर 500 में 400 बेच दूंगा, 100 तो मेरे पास बची रह जाएंगी। फिर उस केस में क्या होगा? तो फिर तो दिक्कत है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम कोई प्रोडक्ट बेच नहीं रहे, किसी को भेज रहे हो ऑन कौन किस पर, सेल ऑफ अप्रूवल बेस पर, कि आप उससे कहते हो आप ये गुड्स अपने पास रख लो, अगर बिक गए तो मेरे, नहीं बिके तो मैं वापसी रख लूंगा। मतलब बिक गए तो आपके, नहीं बिके तो आप मुझे रिटर्न कर देना। होता है कई बार ऐसा, ऐसा कई बार होता है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट अगर नया नया मार्केट में आता है ना, तो लोग उसे सेल करने के लिए बोलते हैं कि सर ये माउस आया है, आप इसे रख लो, अगर बिक गया तो ठीक, नहीं तो आप मुझे वापसी कर देना। अब मैंने आपको कोई बिल भेजा, कोई माल बेचा, भेजा, बेचा नहीं, जब मैंने वो माल आपको भेजा तब गवर्नमेंट ने कहा लाओ टैक्स दो। मैंने कहा गवर्नमेंट ये माल मैंने एक्चुअल में सेल नहीं करा, ये माल मैंने किस पे बेचा है? सेल ऑफ अप्रूवल बेस पे बेचा है। अप्रूवल बेस का मतलब ये है कि आप इस माल को ले जाओ, अगर बिक गया तो तुम मुझे बता देना, तब मैं तुम्हें बिल इश्यू कर दूंगा, अगर नहीं बिका तो माल आप मुझे वापसी कर दो। अब जब तुम माल को भेज रहे हो तो क्या आप बिल इशू करोगे? हाँ, आपको बिल इशू करना चाहिए, लेकिन बिल पर लिखोगे डिलीवरी चालान, सब कुछ मेंशन करोगे, टैक्स वैक्स सब कुछ, और नीचे लिखोगे सेल ऑफ अप्रूवल बेस। आपने कहा सर ये तो मजा आ गया, हर कोई ऐसा काम करेगा अपने बिल के नीचे रखे। गवर्नमेंट ने कहा अगर वो बंदा 6 महीने में इस माल को बेच पाता है तो ठीक है, और अगर 6 महीने में नहीं बेच पाता तो हम उसे मान लेंगे कि हमने उसे सेल कर दी। मतलब गवर्नमेंट ये मान लेगी कि तुमने उसे सेल कर दिया। मैंने आपको अगर 1 अप्रैल को कोई माल दिया, अगर वो माल तुम 30 सितंबर तक बेच देते तो ठीक है, नहीं बेचते तो वो माल मुझे वापसी कर देना। लेकिन अगर तुम वो माल मुझे वापसी नहीं करोगे तो गवर्नमेंट मान लेगी कि तुमने उस माल को बेच दिया, गवर्नमेंट मान लेगी कि तुमने उस माल को भेज दिया, ठीक है। तो सेल ऑन अप्रूवल बेस में 6 महीनों का समय दिया जाता है। कितने महीने का समय दिया जाता है? 6 महीने का। क्लियर है? तो लिखा है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस and invoice should have been issued on due date of payment whichever is earlier। ठीक है, जिस दिन तुम्हें इनवॉइस इश्यू करनी थी या फिर जो पेमेंट की ड्यू डेट थी, जो दोनों से पहले हो, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। आ जाए इसके बाद नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। जानते कंटिन्यूस सप्लाई क्या होती है? कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको डेली बेसिस पर मिलते हैं। जैसे आपके घर में अगर गैस का कनेक्शन है तो वो भी तो एक सप्लाई है। आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, वो भी तो एक सप्लाई है। अब आप बताओ, आप गैस का जैसे ही ऑन करते हो तो सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही सप्लाई स्टार्ट होती है आपको टैक्स देना पड़ेगा ना। अब जैसे ही आप टैक्स दोगे, जैसे ही आप सप्लाई स्टार्ट करोगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब एक कंपनी जो इस तरह के काम करती है, वो दिन में आपको कितने बिल इश्यू करेगी? आप मुझे बताओ। आप कभी चाय बनाने के लिए गैस ऑन करते हो, कभी आप खाना बनाने के लिए, अभी कई बार आप कोई चीजों को गर्म करने के लिए, तो आप दिन में 50 बार गैस ऑन ऑफ करोगे, तो क्या वो कंपनी आपको 50 बार बिल इश्यू करे? गवर्नमेंट ने कहा नहीं। अगर तुम किसी को कंटिन्यू सप्लाई करते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वायर के थ्रू हो, केबल के थ्रू हो,
पाइपलाइन के थ्रू हो या फिर कोई अदर मोड है जिससे आप किसी को कंटिन्यू सप्लाई दे रहे हो, तो आपको उस समय बिल इशू नहीं करना जब आप सप्लाई दे रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ लिखा है बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच मंथ स्टेटमेंट और ईच पेमेंट मेड। अब हो सकता है हम लोगों ने आपस में एग्रीमेंट करा कि सर हम मंथ मंथ पेमेंट लेंगे, तो मंथली, या हो सकता है कि जिस दिन तुम मुझे अपनी स्टेटमेंट प्रोवाइड करोगे उस दिन हम मान लेंगे आपका डेट ऑफ इनवॉइस। क्या मान लेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस। क्या मानेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस। मेरी बात समझना ध्यान से। ये टॉपिक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि इस बिल की डेट कब है। जब तक हम इस बिल की डेट नहीं पता कर सकते हमें टैक्स देने की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो हम अब तक यही सीख रहे हैं कि हमारी डेट कब आएगी बिल इशू करने की। जैसे कंटिन्यू सप्लाई में आपको उस समय बिल इशू नहीं करना जब वो गैस ओपन कर रहा है, आपको बिल तब इशू करना या तो मंथ खत्म हो जाए जो कॉन्ट्रैक्ट में बात हो, या फिर जो आप पेमेंट की स्टेटमेंट आप उसको प्रोवाइड करोगे तब तब आपको बिल इशू, तब आपको टैक्स इशू करना है या टैक्स गवर्नमेंट को देना है। ठीक है? यहाँ लिखा है डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आप उसको बिल इशू कराओगे, या फिर इनवॉइस शुड हैव बीन इशू ऑन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जो आपने पेमेंट की डेट रखी हो। कॉमन सी बात है, अगर हम आपको कोई सप्लाई देंगे, चाहे वो कंटिन्यू सप्लाई या नॉर्मल सप्लाई, तो हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सर हर महीने की 15 तारीख को आपका बिल भेज दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर देना। क्लियर है? तो 15 तारीख हमारी कॉन्ट्रैक्ट में आ गई, तो अब डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगी? 15 तारीख, जिस दिन मैं आपको इनवॉइस इशू करूंगा या जिस दिन आप मुझे पेमेंट कर दोगे, वही क्या मान लेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस, और उस महीने हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम ऑफ सप्लाई विल बी। ठीक है? लिखा है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। अभी तक जितनी बात थी वो सब गुड्स की थी, लेकिन सर्विस में ना थोड़ा सा मैटर अलग होता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने एक दिन आपको पढ़ाया, तो क्या आप मुझे सारी फीस दे दोगे? हो सकता है आप मुझे मंथली फीस दो, आप कहोगे नहीं सर आप 15,000 रुपए लेते हो, आप 2500 करके 6 महीनों में पैसे लो मुझसे। अब मैंने आपको सर्विस तो दे दी, या मैंने आपको 1 महीने का कोर्स कराया, 15,000 रुपए का था कोर्स, तो मैं टैक्स कब दूं? जैसे ही मैंने आपको एक क्लास दी तब टैक्स दूं, या मेरा पूरा कोर्स खत्म हो तब टैक्स दूं? तो गवर्नमेंट ने कहा सर्विस का केस थोड़ा डिफरेंट होता है कंपैरिजन ऑफ गुड्स के। तो जब सर्विस की बात आएगी ना, तो आप 30 दिन के अंदर बिल इशू कर देना। अगर तुम आज किसी को सर्विस दे रहे हो, अगर तुम किसी को आज सर्विस दे रहे हो, तो उस बिल को 30 दिन के अंदर इशू कर देना। जैसे यहाँ लिखा है इफ इनवॉइस इज नॉट इशू विद इन अ प्रेस्क्राइब पीरियड। अगर तुम बिल इशू नहीं करते जो प्रेस्क्राइब पीरियड बताया गया है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। क्या लिखा है? द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। क्लियर? अब दो बातें हो सकती हैं, मैंने आपको सर्विस दी, हो सकता है आप मुझे पहले ही पैसा दे दो, अगर पहले ही पैसा मिल गया तो मैं आपको बिल बना के इशू कर दूंगा और गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। और कई बार ये भी हो सकता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा आप मुझे पैसा नहीं दोगे, तो गवर्नमेंट ने कहा आप कॉन्ट्रैक्ट जितना मर्जी करो, लेकिन हम 30 दिन से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। अगर आज तुम किसी को सर्विस दे रहे हो तो 30 दिन बाद वो बिल इशू कर देना, वो बिल इशू कर देना। ठीक है? यही बात लिखिए प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीव आउट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? यहां पर इफ इनवॉइस इज इशू विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज। गवर्नमेंट ने सबको बोला अगर तुम किसी को सर्विस देते हो आज, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसे बिल इशू कर देना। लेकिन ये बात पता चली बैंकिंग सिस्टम को, बैंक ने कहा सर आप हमें थोड़ा समय दो, हो सकता है हमने किसी को 1 तारीख को सर्विस दी, हो सकता है फिर हम किसी को 31 तारीख को भी सर्विस देंगे। अब 1 महीने में 2 बिल इशू करेंगे, एक तारीख से लेके 30 तारीख तक, और फिर एक 31 का अलग। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम बैंकिंग सिस्टम के लिए एक अलग रूल बनाते। अगर आप बैंकिंग सिस्टम हो और अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो तो 45 दिन के अंदर आप बिल इशू कर देना। तो यहाँ लिखा है इफ इनवॉइस इशू विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड, if invoice is issued within the period prescribed of 30 days other than insurance, banking company or financial institution 45 days in his case।
अगर आप इन लोगों की कैटेगरी में आते हो तो 45 दिन के अंदर आपको बिल इशू करना है, और बाकी अगर नॉर्मल लोग हो तो 30 दिन के अंदर करना है। तो यहाँ लिखा है द डेट ऑफ इशू इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीव पेमेंट, जो दोनों में से पहले हो आपको तब टैक्स देना है। जैसे मैंने आज तुम्हें इनवॉइस इशू करा 1/4 को, आज एक सर्विस दी, तो आप 30 तारीख तक इसको बिल को इशू कर देना। क्लियर है? लेकिन आपने अगर इस दिन पेमेंट कर दी तो आपको टैक्स अप्रैल में ही देना पड़ेगा, अप्रैल में ही देना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट की डेट क्या हो गई 1/4, और जब पेमेंट की डेट 1/4 हो गई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। या तो आप उसे बिल इशू कर दो, या फिर आप उसे, अगर आपको पेमेंट मिल जाती है तो वो डेट बन जाएगी। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज जानते हो ना, उल्टा चार्ज करना। अगर मैं किसी एडवोकेट से कोई सर्विस लेता हूं, एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं आपके साथ। एक आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए आरसीएम के बारे में। वैसे आरसीएम के बारे में आप लोग जानते होंगे, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हो तो क्लियर कर दो ताकि बाद में दिक्कत ना आए। जैसे सेक्शन 9 जब आप पढ़ रहे थे तो हम आपको रिवर्स चार्ज के बारे में सिखा रहे थे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है उल्टा चार्ज करना। आज तक हमने ये सीखा था कि जब कोई बंदा सर्विस लेता है तो वो उससे टैक्स भी चार्ज करता है। जैसे मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो इनसे टैक्स लूंगा, गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। लेकिन जब गवर्नमेंट को ये लगेगा कि मैं टैक्स देने में या गवर्नमेंट को पे करने में इश्यू कर रहा हूँ या टैक्स की चोरी कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन बच्चों से ही बोल देगी कि आप इनको 10,000 रुपए की फीस दो, 18 रुपए मुझे जमा करा दो। तब गवर्नमेंट को जब कभी लगता है कि हमें टैक्स को कलेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है, तो गवर्नमेंट वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को अप्लाई कर देती है। तो अब ये टीचर इन बच्चों से फीस ना लेकर अब गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट बच्चे फीस जमा कराएंगे। ऐसे ही आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था एडवोकेट का। अगर कोई कंपनी किसी एडवोकेट से कोई सर्विस लेती है तो आप खाली एडवोकेट को उसके सर्विस का अमाउंट पे करोगे, ना कि टैक्स का अमाउंट। तो उस केस में अगर आप एक कंपनी है तो आप एडवोकेट को 1 लाख रुपए देंगे और 18,000 रुपए आप गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो एडवोकेट होते हैं वो थोड़े टैक्स मतलब लॉ से अवेयर होते हैं, उन्हें कानूनी दाव पेच आते हैं, तो वो डरते नहीं है और वो कोर्ट में ही रहते हैं। अगर उनके ऊपर केस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो उठ के चले जाएंगे, अपने आप खुद कर लेंगे जस्टिफाई सब कुछ। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये लोग हमें, इनसे हमें डर लगता है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई कंपनी एडवोकेट से सर्विस लेती है तो उस केस में हम एडवोकेट से टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, हम टैक्स किससे चार्ज करेंगे, जो कंपनी उससे सर्विस ले रही है। तो अब देखो मैं सर्विस ले रहा हूं तो मुझे सर्विस का अमाउंट उसको पे करना है और जो टैक्स का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को देना है। तो इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसे हम लोग?
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उल्टा चार्ज करना। क्या करना? उल्टा चार्ज करना। क्लियर है? तो यही बात यहां भी लिखी कि अगर आप ऐसी कोई सप्लाई में आते हो जो रिवर्स चार्ज की कैटेगरी में आती है। सर रिवर्स चार्ज में सर्विस भी आती है और रिवर्स चार्ज में कुछ ऐसे प्रोडक्ट है वो भी आते हैं। सर कौन से प्रोडक्ट रिवर्स चार्ज में आते हैं? अगर आपने सेक्शन 9 पढ़ा होगा, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने कहा था काजू आता है, बीड़ी आता है, तंबाकू लीव्स आती है, सिल्क आयरन आता है, लॉटरी टिकट आती है। अगर आप इन चीजों की कोई प्रोडक्ट खरीदेगा आपसे, तो जो प्रोडक्ट खरीदेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर कोई कंपनी किसान से कोई सर्विस लेती है, मान लो एक बीकानेर वाला है, अगर वो किसान से कोई सर्विस लेगा तो किसान को टैक्स नहीं देना, जो बीकानेर टैक्स देगा, जो बीकानेर माल खरीदेगा तब उसे टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब किसान को माफी दी। मान लो किसान ने 10/10/2019 को इसे माल दिया। कब दिया? 10/10/2019 को माल दिया, लेकिन इसने किसान को पेमेंट कर दी 28/9/2020 को। तो उस केस में टैक्स कब देना पड़ेगा? सितंबर मंथ का अक्टूबर में देना पड़ेगा। अगर बीकानेर वाला किसान को टैक्स की पेमेंट जल्दी कर देता है, अगर बीकानेर किसान को टैक्स की पेमेंट जल्दी कर देता है, तो उस केस में उसकी टैक्स की लायबिलिटीज कब आ जाएगी? डेट ऑफ पेमेंट। लेकिन अब हुआ क्या? बीकानेर ने किसान वाले को माल नहीं बेचा। अब क्या हुआ? किसान ने बीकानेर को माल दिया 10/10/2019 को, लेकिन उसे पैसा नहीं मिला। तो जिस दिन इसको माल रिसीव होगा वो क्या बन जाएगी? डेट ऑफ पेमेंट की, डेट ऑफ इनवॉइस मानी जाएगी। मतलब सर दोबारा रिपीट करना, मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले केस में बीकानेर ने किसान को एडवांस पेमेंट दे दी, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम किसी को एडवांस पेमेंट देते हो आरसीएम के अंदर, तो तुम्हें कब बिल इश्यू करना पड़ेगा? जब तुम उसे पेमेंट कर दोगे। तो बीकानेर वाला एक बिल बनाएगा जिस पर लिखेगा कि मैंने इतने का माल खरीदा, इतना टैक्स दिया, और वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा। पहला ये केस हो गया। दूसरा, अब बीकानेर ने सोचा अगर मैं उसे एडवांस पेमेंट दूंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। उसने कहा मैं ऐसा करता हूं, बीकानेर किसान को बोलता हूं कि मैं तुझे एडवांस नहीं दूंगा, तो जिस दिन मुझे माल देगा उस दिन तुझे पेमेंट करूंगा। तो जिस दिन मुझे माल मिलेगा वही क्या बन जाएगी? डेट ऑफ इनवॉइस। क्या बन जाएगी मेरी? वो डेट ऑफ इनवॉइस। क्लियर है? तो अगर आप किसी को जल्दी पैसा देते हो तो वो आपकी डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगी, और अगर आप किसी को माल इश्यू करते हो तो आपकी वो क्या बन जाएगी? डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है? तो यही बात यहाँ लिखी है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स प्लस वो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अब दो केस तो हमें समझ आ गए, अगर या तो पेमेंट पहले कर दे तो वो बन जाएगी डेट ऑफ इनवॉइस, या हमें गुड्स मिल जाए तो डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगी, या तीसरा, अब किसान ने इसने सोचा बीकानेर ने कि किसान को अगर मैं जल्दी पेमेंट करता हूं तब भी वो बन जाता है, किसान को अगर जिस दिन माल कराता है तो वो इनवॉइस डेट बन जाती है। लेकिन उसे एक बात का दुख हुआ कि उसने देखा कि अब मुझे दिक्कत है, इस किसान से माल खरीदने के लिए ना और भी कोई लोग तैयार है। जैसे ये बीकानेर है, इसी के कंपटीटर एक हल्दीराम है, इसके ही कंपटीटर एक हल्दीराम है। ठीक है? अब वो भी किसान के पास गए, उसने कहा किसान मुझे काजू दे दो, किसान मुझे बीड़ी का मटेरियल दे दो, या तंबाकू लीव्स दे दो। किसान ने कहा मैं दे दूंगा, लेकिन ये बात बीकानेर को पता चली। बीकानेर ने कहा किसान आप ये माल किसी को नहीं दोगे, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। उसने कहा सर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, आपको माल दूंगा। बीकानेर ने कहा मुझे ट्रस्ट नहीं। उसने कहा आपको ट्रस्ट नहीं है ना, लो मैं आपको एक बिल बना देता हूँ, रफली बिल, जिस पर मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि ये माल मैं आपको ही दूंगा। तो
तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसान इस तरह का कोई एग्रीमेंट करता है किसी सप्लायर के साथ, तो जिस दिन एग्रीमेंट करेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे बिल इश्यू करना पड़ेगा। डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज। अगर किसान और बीकानेर का जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, उसे इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तीन बात याद रखना। ठीक है, पहली डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो 30 दिन का समय पीरियड है, आपको बिल इश्यू करना पड़ेगा। दूसरा डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, और तीसरा है डेट ऑफ पेमेंट। जो इन तीनों में से पहले हो तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, लिखा हुआ अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। जो इन तीनों में से पहले हो तब आपको टैक्स देना है। क्या लिखा है? डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस दिन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करोगे वही डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगी। ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। अब बीकानेर सोचेगा यार अगर मैं उसे पेमेंट कर दूंगा और अपनी बुक्स में जैसे रिकॉर्ड करूंगा मुझे बिल इश्यू करना पड़ेगा, ऐसा करता हूं मैं उसे पेमेंट तो कर देता हूं लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता। तो गवर्नमेंट ने कहा आप चाहे जितनी भी चालाकी कर लो, फिर हम तुम्हारा बैंक देखेंगे, अगर तुम्हारे बैंक से पैसा डिडक्ट हुआ तो हम मान लेंगे कि डेट ऑफ पेमेंट ही डेट ऑफ इनवॉइस है। क्लियर है? अब गवर्नमेंट ने कहा या तो हम तुम्हारी एंट्री चेक कर लेंगे, अगर तुम एंट्री छुपाते हो तो हम तुम्हारा बैंक चेक कर लेंगे, जब तुमने बैंक से पैसे डिडक्ट हुए आपके तभी हम क्या मान लेंगे, आपकी डेट ऑफ इनवॉइस। दूसरा डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स, जिस दिन तुम्हें गुड्स रिसीव हो जाए वही डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगी। और तीसरा, अगर आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दो और कॉन्ट्रैक्ट में किसान आपको कोई बिल इश्यू कर देगा तो भी हम क्या मान लेंगे, वो आपकी वो डेट ऑफ इनवॉइस मान लेंगे कि जिस दिन तुम्हारा और किसान का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसके साथ एक बिल इश्यू करना है। तो यहां लिखा है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डे ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अब हो सकता है वो किसान तो अनरजिस्टर्ड है तो वो क्या इश्यू करेगा, डॉक्यूमेंट तो है नहीं उसके पास टैक्स इनवॉइस। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो एक एविडेंस का काम करता हो। ठीक है, क्योंकि साथ में अनरजिस्टर्ड है, जब अनरजिस्टर्ड है तो कुछ तो इश्यू नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने कोई भी पर्ची अगर वो इश्यू करेगा तब भी मान लेंगे उसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चले आगे आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक, अब टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस काम को इश्यू करती है। अगर मैं एक मिडिल क्लास बंदे की बात करूं जो लेबर टाइप के होते हैं, आजकल लोग उनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। अब मैं किसी एक बंदे को हायर करूं और 15,000 रुपए तनख्वाह दूं तो कई बार वो खुश रहेगा, कई बार खुश नहीं रहेगा। अगर मैं एक बंदे को 10,000 रुपए में हायर करूं, उससे कहूं तू फ्री में रह, तेरे खाने का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, तेरे रहने का भी खर्चा मैं उठाऊंगा, तेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी मैं उठाऊंगा। मैं तनख्वाह अगर एवरेजन लगाऊं तो मैं उसे 15,000 दे रहा हूं, लेकिन उसको लगेगा मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मुझे रहने की फैसिलिटी देता है, मुझे खाने की फैसिलिटी देता है, मुझे नहाने की फैसिलिटी देता है, बहुत अच्छा मालिक है। और आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां इसी काम को फॉलो करती हैं, वो अपने एम्प्लॉय को हर चीज प्रोवाइड कराती हैं। अब एम्प्लॉय को लगता है मेरी कंपनी मेरे साथ बहुत अच्छा कर रही है, जबकि वो इनडायरेक्टली उनका उसी वे में यूज कर रहे हैं। अगर वो उनको 15,000 देते तब भी वही बात आती, लेकिन 10,000 रुपए देके उनको चीजें प्रोवाइड करा के तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी को कूपन दे देते हैं। देखो अब हुआ क्या, मेरे पास 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब कई बार एम्प्लॉय भी ना परेशान हो जाता है काम करते करते कि सर हम कितने घंटे काम करें, हम थक जाते हैं, हमें छुट्टी चाहिए, ये वो। हमने कहा तुम परेशान मत हो, आप हमारे यहाँ काम करो, हम तुम्हें कई बार कूपन देंगे। अगर किसी ने 2 महीने में कोई छुट्टी नहीं करी,
ठीक है, तो हमने बोला कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारे पास 2 महीने छुट्टी नहीं करेगा तो हम उसे कूपन देंगे। क्या देंगे उसे? कूपन। हो सकता है वो मूवी वाउचर हो सकता है वो कोई मल्टीपल कूपन हो जिससे आप रिलायंस फ्रेश या किसी शोरूम में जाके आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी? अब ये तो डिटरमाइन करना मुश्किल है ना। अगर मैं आपको मूवी का टिकट देता हूं तो आप डिटरमाइन इजी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि मूवी में तो 18% टैक्स लगेगा या 12% लगेगा। क्लियर? लेकिन आपको मैं मल्टीपल कूपन देता हूं जिससे आपको मैं कहता हूं ये लो 1000 रुपए का कूपन और आप रिलायंस फ्रेश जाके कुछ भी खरीद लो। अब मुझे क्या पता आप 5% वाली आइटम खरीदोगे, 12% वाली खरीदोगे, 18% वाली खरीदोगे? मैं कैसे डिटरमाइन करूं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर इफ सप्लाई इज नोन। अगर तुम्हें पता है कि जो तुम उसे कूपन दे रहे हो उससे वो वही चीज खरीद सकता है, कोई दूसरी चीज नहीं। अगर मैंने आपको मूवी का कूपन दिया है तो आप मूवी देखोगे ना, कुछ और तो नहीं करोगे। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, जिस दिन तुम उसको डेट वाउचर इश्यू करोगे वही आपकी क्या बन जाएगी? डेट ऑफ इनवॉइस। दूसरे में इफ सप्लाई इज नॉट नोन, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि सप्लाई क्या होगी उस केस में, इफ सप्लाई इज नॉट नोन, अब आपको पता नहीं क्या सप्लाई होगी, तो डेट ऑफ रिडम्पशन, जिस दिन वो डेट को रिडीम करेगा, जिस दिन वो रिडीम करेगा। यहां समझो, यहां पर अब मेरा एक एम्प्लॉय था, मैंने उसे कूपन दिए, ठीक है, और कहा जा तू मूवी देखा। वो पीवीआर में गया, 500 रुपए की टिकट था, लेकिन मैंने 1000 टिकट खरीद ली तो टिकट मुझे 400 रुपए के मिले, और 400 पर मैंने उसको टैक्स दे दिया। किसको दे दिया? पीवीसीआर वाले को टैक्स दे दिया। अब यही टिकट मैं अपने एम्प्लॉय को इश्यू कर रहा हूं। जब मैं अपने एम्प्लॉय को ये इश्यू कर रहा हूं तो आप मुझे बताओ इसकी डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस क्या होगी? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको पता है उस वाउचर से, अगर उस वाउचर से सामने वाला एक ही काम कर सकता है तो जिस दिन तुम वाउचर इश्यू करोगे वही तुम्हारी डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगी। जैसे अगर तुम 19 तारीख को, अगर तुमने किसी को 19 तारीख को माल वाउचर इश्यू करा, सामने वाले ने 20 तारीख को, दोबारा रिपीट करता हूं, मैं जो कूपन खरीद के लाया था, जो मैं कूपन खरीद के लाया था वो मैं 19/8 को कूपन खरीद के लाया था। मैंने फिर उस कूपन को अपने एम्प्लॉय को दिया 20/9 को, और मेरा एम्प्लॉय उसको मूवी देखकर आया 10/9 को। मैं कूपन लाया 19/8 को, मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया 20/9 को, और मूवी देख के आया 10/9 को। तो बताओ इसमें डेट ऑफ इनवॉइस कब होगी? तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर वाउचर डेट की बात करें और आपको पता है कि वो उससे क्या काम करेगा, तो जिस दिन तुम उसको इश्यू करोगे या जिस दिन तुम टिकट खरीद के लाए होगे उसी दिन हम ये मान लेंगे कि वो डेट ऑफ इनवॉइस है। तो इस केस में आपकी डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी? 19/8/2019 हो जाएगी। लेकिन मैं आपको 500 रुपए का कूपन देता हूं और मैं कहता हूं ये लो कूपन और जाओ आप रिलायंस फ्रेश से कुछ भी खरीद लेना, कुछ भी खरीदना, आप चाहे 5 वाली आइटम खरीदो, चाहे 12% वाली, चाहे 18%। मैंने 19/8 को कूपन खरीदा, आपको 20/9 को दिया, और आपने 10/9 को जाकर माल खरीदा, ठीक है। तो उस केस में क्या डेट होगी? तो गवर्नमेंट ने कहा जिस दिन आप उस कूपन को रिडीम कराओगे, जिस कूपन से आप उस जिस दिन माल खरीदोगे वही आपकी डेट ऑफ इनवॉइस मानी जाएगी, वही आपकी डेट ऑफ इनवॉइस मानी जाएगी। ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। अगर आपको सप्लाई पता हो तो जिस दिन आप वाउचर इशू करोगे वही डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगी। लेकिन अगर आपको सप्लाई नहीं पता होगी तो उस केस में डेट ऑफ रिडम्पशन, जिस दिन वो वाउचर रिडीम होगा वही आपकी क्या बन जाएगी? डेट ऑफ इनवॉइस। इसके बाद यहाँ एग्जाम्पल में समझ लो लिखा है वाउचर आर कॉमनली यूज फॉर ट्रांजेक्शन इन द इंडियन इकोनॉमिक एज पर सीजीएसटी एक्ट। इट इज इन एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या होता है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपको मूवी में जाना तो आप कूपन दिखा सकते हो, तो वैसे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। लिखा वेयर दे इज इन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट इज अ कंसिडरेशन और
पार्ट कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, ये कंसिडरेशन की तरह काम करता है। दूसरा, वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ टू सप्लाइड और द आइडेंटिफाई ऑफ द देयर potential supplier are either indicate on the instrument itself, और तीसरा इट्स इन रिलेटेड documentation including the terms and condition of use of such instrument। डॉक्यूमेंट जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट पर हर चीज मेंशन होती है कि उसका कूपन नंबर क्या है, वो किस पर्पस के लिए खरीदा जाएगा। ठीक है, साथ साथ उसकी समय सीमा भी लिखी होती है कि आप 6 महीने तक यूज कर सकते हो, 6 महीने के बाद ये वाउचर वैलिड नहीं रहेगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर साफ लिखी, अगर सिंगल पर्पस वाउचर है तो जिस दिन आप उसको इश्यू करोगे वही आपकी डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगा। लेकिन अगर वो मल्टीपल वाउचर होगा, वो अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकता है, तो जिस दिन उस वाउचर को आप रिडीम कराओगे वही क्या बन जाएगी, आपकी डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगी। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं, इन केस ऑफ सिंगल पर्पस वाउचर टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, और इन केस ऑफ मल्टीपल पर्पस वाउचर द टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। जिस दिन उसको तुम रिडीम करा लोगे, जिस दिन तुम उसे यूज में ले लोगे, वही क्या बन जाएगी, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्लियर है? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडवांस रिसीव, अगर तुम्हें पैसा एडवांस में दे दें, आप पढ़ने से पहले मुझे पैसा दे दो, तो उस केस में जैसे वैल्यू ऑफ गुड्स की 15,000 रुपए, आपने मुझे 5,000 रुपए 25/5 में दे दिए, तो बताओ अब सप्लाई कब हुआ, 20/10/2019 को, तो टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी, 25/5/2019 को। गवर्नमेंट ने कहा जब तुम्हें एडवांस मिल जाए ना तभी तुम मुझे टैक्स दे देना, तब मुझे टैक्स दे देना। क्लियर है? तो याद रखना, मुझे 25/5 में 5,000 के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि एडवांस पर भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है। There is a one more option given by the department that for the convenience of trade, if a supplier of taxable goods or service receive an amount up to 1,000 rupees in excess of the amount indicated on the tax invoice, then the supplier has option to take the date of issue of invoice in the receipt of such supply as the time of supply। अब हुआ क्या, तुम मेरे पास आए, मेरी एक सलून की शॉप थी, आपने कहा सर मेरे बाल सेट कर दो, शेव कर दो, सब कुछ कर दो। मैंने कहा ठीक है आप आइए, मैंने आपकी सब कुछ सेट करा और मैंने आपको बिल बना के दे दिया 1,800 रुपए का। जब मैंने आपको 1,800 रुपए का बिल बना के दिया तो आपने अपनी जेब से 2,000 रुपए निकाले और मुझे दे दिए। मैंने कहा सर मेरे पास 2,200 रुपए ना खुले नहीं। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप रख लो, नेक्स्ट टाइम मुझे दे देना। लेकिन आप मुझे बताओ, जब उसने मुझे 2,000 रुपए छोड़ दिए तो इसका मतलब उसने मुझे क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। अब जैसे ही मुझे एडवांस मिलेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे एक रिसीव वाउचर देना पड़ेगा कि आपने मुझे 2,200 रुपए एडवांस दिए। जब 200 रुपए मुझे एडवांस मिलेंगे तो उसके अगेंस्ट में एक रिसीव वाउचर इश्यू करूंगा। जब मैं रिसीव वाउचर इश्यू करूंगा, जब वो मेरे पास माल दोबारा आएगा, जब वो मेरे पास दोबारा आएगा तो उसके लिए मैं फिर पेमेंट वाउचर इश्यू करूंगा, फिर उसको एडजस्ट करूंगा। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। उस उस सलून वाले ने कहा नहीं सर आप 200 रुपए लेकर ही जाना, मैं आपके 200 रुपए एडवांस नहीं रख सकता, फिर बाद में मुझे उसका टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, फिर आप आओगे फिर मैं आपको रिफंड वाउचर इश्यू करूंगा। इस काम में मैं नहीं फंसना चाहता, आप अपने 200 रुपए लेकर जाइए। उसने कहा सर बट, मैंने कहा मुझे जाना है। उसने कहा रुक जाओ सर मैं 5 मिनट में लाता हूँ। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर किसी की बात है 1,000 रुपए की, अगर किसी का अमाउंट 1,000 रुपए तक है और वो एडवांस मिलता है, तब भी उसे उस केस में टैक्स जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, जब तक अमाउंट 1,000 रुपए से ज्यादा का ना हो, जब तक अमाउंट 1,000 रुपए से ज्यादा का ना हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक आप लोगों को बेनिफिट दी कि अगर आप किसी के साथ कोई काम करते हैं और वो आपको 1,000 रुपए की पेमेंट करके जाता है इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स, तो आपको उस समय टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ जिस दिन इनवॉइस बनेगा उस दिन तो आपको टैक्स देना पड़ेगा।
क्लियर है? ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो गया। कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस वेयर सप्लाई विल बी मेड ऑन। इसका आप आंसर देना कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हमारी कंटिन्यू सप्लाई होती है तो उस केस में टैक्स कब लगेगा? 1 साल में, 30 दिन में, या फिर 60 दिन में? किस दिन टैक्स लगेगा? ठीक है, ये आपको हमें बताना है। तो आज हमने आपके साथ मोटा मोटी बात करें तो आज हमने आपके साथ टाइम ऑफ सप्लाई को डिस्कस करा, जिसका मेन पर्पस था हमें ये पता करना कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स कब देना है। अगर ये टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बना होता तो हम गवर्नमेंट को मूर्ख बना देते। अप्रैल की पेमेंट का टैक्स हम जून में देते, जून की टैक्स की पेमेंट का अगस्त में देते। तो गवर्नमेंट ने टाइम ऑफ सप्लाई बताया और कहा कि अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं, अगर आप कोई गुड्स बेचते हैं तो जिस दिन गुड्स की मूवमेंट होगी तब आपको इनवॉइस इशू करना है, या फिर आपको पेमेंट मिल जाए, जो दोनों में से जल्दी हो, तब आपको बिल इशू करना है। तो गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विस के केस में कि अगर आप किसी को सर्विस देते हो तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर वो बिल इशू कर देना है, और अगर आप नहीं करोगे तो गवर्नमेंट खुद मान लेगी कि आपकी ये डेट थी। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।